रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, जंग ख़त्म होने की। रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, जंग ख़त्म होते ही नेतन्याहू की गर्दन शिकंजे में आ गई। कोर्ट की कार्रवाई शुरू होने वाली है। नेतन्याहू के साथ क्या होगा? मेरे साथ मौजूद हैं अज़हर अली ख़ान, उनसे बात करते हैं। अज़हर भाई, जंग ख़त्म हो गई, वो जो करप्शन के केसेस चल रहे थे वो दोबारा शुरू होने वाले हैं। इतवार से उसकी कार्रवाई शुरू होगी। क्या होने वाला है? क्या नेतन्याहू की गर्दन शिकंजे में आ गई? अदील भाई, ये करप्शन का वो बुत है नेतन्याहू कि आप इसकी जितनी परतें उतारेंगे ना, ये उतरती चली जाएंगी और आपको अंदाज़ा होगा कि इसने किस तरह मुसलमानों पे तो जुल्म किया, गज़ा के मज़लूमों पे जुल्म किया, लेकिन इसने इसराइल को भी खूब लूटा है, इसने यहूदियों को भी खूब लूटा है और इसने एक खौफ दिला के रखा मुसलमानों का, जबकि अंदाज़ा होता था कि उनको कोई खौफ नहीं था, इसराइल को कोई बहुत बड़ा ख़तरा नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इसराइल के ख़िलाफ़ हो गई है और मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ सही। और मुझे ताकतवर बनाओ। ताकतवर बनते बनते ये इतने ताकतवर हो गए कि उसके बाद ये स्याह सफ़ेद के मालिक हो गए और उसके बाद इसने करप्शन का एक ऐसा बाज़ार गर्म किया कि जिसके बारे में जब आप पढ़ना शुरू करें तो वो आप पढ़ते ही चले जाते हैं। इसका एक केस ये है कि इसने कीमती तोहफ़े लिए और वो कौमी ख़जाने में जमा नहीं कराए, ख़ुद ले गया, सारे ले गए। हाँ, लेकिन वो मोटे मोटे भी जो हैं वो भी, कुछ शराब है बहुत महंगी और कुछ सिगार हैं। लेकिन जब आप और नीचे आते हैं तो आपको पता चलता है कि इसने एक इमेज बनाने के लिए कि मैं बहुत ही पाक साफ़ और दूध का धुला हूँ, ये इमेज बनाने के लिए इसने मीडिया को बहुत पैसा दिया, इसने मीडिया से बहुत फेवर लिया। इसने और वो मीडिया को जो पैसा दिया गया वो भी कौमी ख़जाने से दिया गया। जी, कौमी ख़जाने से दिया गया, कुछ बहुत सारे बिजनेस ग्रुप से जो मीडिया को पे कर अच्छा, रहे यानी थे। बिजनेस ग्रुप्स भी साथ मिलाए। उन्होंने कहा कि उनको कहा गया कि मीडिया को पैसे दो, ये ताकि मेरी इमेज बिल्डिंग कर सकें। जी, ये एक मॉडल है इमेज बिल्डिंग का। उसमें ये होता है कि आप बहुत ही पाक साफ़ होकर खड़े हुए होते हैं, लेकिन बहुत सारे पीछे बिजनेस ग्रुप्स आपके लिए पैसा बनाने की मशीनें लगाए हुए थे। तो ये क्या तमाम यहूदी मीडिया ग्रुप्स थे जिनको पैसा दिया गया? सारे यहूदी मीडिया ग्रुप्स थे, बहुत बड़े मीडिया ग्रुप्स थे और इनको बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने इनको पैसे दिए और कहा कि इसका एक बहुत ही अनडिस्प्यूटेड सा, बहुत ही पाक साफ़ सुथरा सा एक इमेज बनाओ नेतन्याहू का और ये कौम का एक सेवियर के तौर पे बनाओ कि ये निजात दहिंदा है, ये हमें बचा सकता है और ये कभी करप्शन कर ही नहीं सकता। इस तरह का इमेज इसका बिल्ड किया इन्होंने और अरबों जो है रुपए डॉलर्स में इसको पे किए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसको पे किए और इसको भी फ़ायदा हुआ, उससे इसने भी पैसा कमाया और उसके बाद जो इसने एक जो पूरा मीडिया के अंदर एक अपना हाइप बनाई हुई थी उसको भी इन्होंने ठीक ठाक तरीके से फीड किया और उसके बाद जो है वो इसराइल में ये स्याह सफ़ेद का मालिक हो गया और इसको कोई पूछ नहीं सकता था। और फिर जब इसके ख़िलाफ़ केसेस खुले तो बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ चीखना शुरू हो गए और बहुत सारे फिर इसके हक़ में भी निकल आए, क्योंकि उनको अंदाज़ा हुआ कि अगर ये फंसेगा तो हम भी फंसेंगे, क्योंकि इसके करप्शन केसेस ऐसे हैं अदील भाई कि अगर ये फंस गया ना तो ये अब अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो जेल की काल कोठरी में ही गुजारेगा, ये बाहर नहीं आ तो इसके ये जो करप्शन के केसेस हैं जिनमें ये फंस रहा है, इसका मतलब है कि इसके साथ इसकी काबीना के भी बहुत सारे लोग इन करप्शन केसेस में फंसेंगे। ये पूरा एम्पायर खड़ा किया हुआ था इसने। और करप्शन अकेले नहीं की जाती, करप्शन अपने बहुत सारे ख़ास लोगों के ज़रिए की जाती है, बहुत सारे लोगों को डेजिग्नेट किया जाता है कि तुम मेरे बिहाफ पे बात करो ताकि कभी मेरा चेहरा सामने नहीं आए। लेकिन जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं तो कहीं ना कहीं से आप फंस रहे होते हैं और आपका नाम कहीं ना कहीं सामने आता है। लेकिन एक केस इसका ऐसा है जिसमें ये बराह रास्त इसके नाम है और वो केस कौन सा है? वो केस है केस 4000 और उसके अंदर जो है ये मीडिया को इसने पैसे दिए थे और मीडिया के ज़रिए इसको फ़ायदा भी दिया था मीडिया को और उसने कहा था कि मेरी प्रोजेक्शन करो और प्रोजेक्शन के नतीजे में इसने एक बिज़ाग वो एक केस है उसमें बिज़ाग जो एक टेलीकॉम कंपनी थी उसको बहुत फ़ायदा दिया गया, अरबों डॉलर का उसने बिजनेस। यानी इसने ये किया कि मीडिया को तो जो फ़ायदा दिया कुछ टेलीकॉम कंपनियां हैं या कुछ और दूसरी जो कंपनियां हैं उनको भी फ़ायदा पहुंचाया गया, मुख्तलिफ ग्रुप्स को शामिल किया गया। टेलीकॉम कंपनीज़ जो है ना वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड किस्म के बिज़नेस में होते हैं और वो बहुत सारे इंटरेस्ट को कवर कर रहे होते हैं और ये एक ऐसा बिज़नेस होता है किसी भी मुल्क के अंदर कि अगर आपने टेलीकॉम में अगर पैसा लगाया तो इसका मतलब है जितने लोग वहाँ पे रह रहे होते हैं ना वो कहीं ना कहीं आपके यूज़र बन जाते हैं। बिल्कुल, टेलीकॉम के तो देख लें दुनिया भर में करोड़ों यूज़र हैं, इवन पाकिस्तान में देख लें करोड़ों यूज़र हैं टेलीकॉम कंपनियों के, मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, उनके कनेक्शन हैं उनके पास और वो इस्तेमाल करते हैं उनके कनेक्शन। तो इस तरह पूरी दुनिया में होता है जी, और
बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके पहले रीजन में जाते हैं, फिर इंटरनेशनली चले जाते हैं। तो टेलीकॉम कंपनीज़ के साथ इसने बात की और वहाँ पर इसने उनसे ठीक ठाक उनको फ़ायदे दिए, कुछ पॉलिसीज़ के अंदर चेंजेस की, कुछ तवील मुद्दती उनको ऐसी पॉलिसीज़ दी जो उनके बहुत ज़्यादा हक़ में थी। इस तरह उसने एक फ़ायदा था जो समेट लिया, और एक ऐसा उसने रिकरिंग रेवेन्यू का एक मॉडल बना लिया कि वो सो भी रहा हो रात को तो इसका रेवेन्यू जनरेट होता रहे, पैसे गिरते रहें इसके अकाउंट में मुस्तकिल, और बराह रास्त भी ना गिरें, कुछ और अकाउंट्स के अंदर गिरें जो इसके नहीं हैं। तो कल बेनामी अकाउंट्स टाइप कुछ अकाउंट्स बने होंगे जिनमें पैसे गिरते रहे। बिल्कुल, और अगर कल को कोई बात सामने भी आए तो आप कहें कि मेरा तो 5 मरले का घर था, मैं तो बहुत सीधा साधा सा आदमी था, मेरे नाम पे तो कुछ भी नहीं है, चेक कर लो, तो पता चलता है कि आपके नाम पे कुछ नहीं है। लेकिन आपके नाम से जुड़े नामों के साथ जो अरबों खरबों रुपए के असासे हैं वो सब आप ही के हैं, और अल्टीमेटली आप ही को मिलना है। अच्छा अज़हर भाई, ये केसेस जो हैं ये मुख्तलिफ़ औक़ात में इनको रोका जाता रहा, इनकी जो समातें हैं उनमें ताख़ीर की जाती रही। अब कह रहे हैं कि जंग बंदी हो गई है, तो अब इतवार से इसकी समात शुरू होगी। आपको लगता है कि ये इतवार को इसकी समात शुरू होगी और फिर कंटिन्यूसली ये समात चलेगी? असल में ये जो सारा सियासी और जंगी माहौल था ना, इसके नीचे की जो आप एक स्ट्रीम देखेंगे ना, उसमें ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा था। जो 2019 से इसने खासी तेज़ी पकड़ी है इस केस के इसने, और करप्शन इख्तियारात के जो नाजायज़ इस्तेमाल के मामला थे इसके बारे में जो इस्तग़ासा है वो अपने तमाम किस्म की दलाइल जो है वो मुकम्मल कर चुका है। अब इसके कोर्ट में गेंद थी कि इसको अब अपनी सफाई पेश करनी है, जिसमें वो कोई ख़ास उसको कामयाबी मिल नहीं पा रही। यही वजह है कि ये कभी भागता फिर रहा है, जंगें छेड़ रहा है, यानी अपने आप को बचाने के लिए जानबूझ के कोई ना कोई जंग छेड़ देता है। और इसीलिए आप देखें कि लबनान में भी इसने कहा कि मैं नहीं रुकूंगा, अगर अमेरिका रुकता भी है तो मैं नहीं रुकूंगा। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो मुसलसल पूरे इसराइल को एक हालत जंग में रखना चाहता है, और ये उसके फेवर में है। उसने 2.5-3 साल गज़ा पे जिस तरह का जुल्म ढाया है, उसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती, और उसके पीछे आप जवाब तलाश करने जाएं तो कोई बहुत ठोस जवाब भी नहीं होते। तो आप बार बार लोग जो उसके अपोजिशन लीडर्स भी ये कह रहे थे, दुनिया भर के लीडर्स कह रहे थे कि ये जो है अपने केसेस को तूल दिलाने के लिए सारी चीज़ें करता है। और इसीलिए आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके कि इसको रियायत मिलनी चाहिए, इसको माफ़ी मिलनी चाहिए, इसको इस्तिस्ना दें और वो करें। तो असल में पूरी दुनिया के लीडर्स के साथ भाग दौड़ करके ये कोशिश करना चाह रहा है कि किसी तरह इसकी चीज़ें केसेस प्रोलॉन्ग हो जाएं, उनकी समातें लंबी हो जाएं। लेकिन अब मसला ये है कि चूँकि इस्तग़ासा अपनी बात कर चुका है, वो दलाइल दे चुका है, तो अब सफाई के पास जब कहने के लिए कुछ नहीं है, तो अब लग रहा है कि इसका स्पैन कुछ कम हो जाएगा और ये बहुत जल्द किसी मंतकी अंजाम तक पहुँच सकता है। अच्छा अज़हर भाई, ये तो हो गए करप्शन केसेस। नेतन्याहू ने कई जंगें छेड़ी और कहा जाता रहा कि नेतन्याहू पर जो है ना वो जंगी जुराइम का केसेस भी चलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जंगी जुराइम में मुलव्वज़ है। जिस तरह आप गज़ा की सूरत हाल देखते हैं, लबनान की सूरत हाल देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इन केसेस, करप्शन के केसेस के साथ साथ ये जंगी जुराइम के केसेस में भी इस पर केस चलेंगे? देखिए, नेतन्याहू ना का एक बहुत ही बड़ा बुत तराशा गया था, और ये बहुत मजबूत बुत था। और गज़ा पे जब इसने जुल्म ढाना शुरू किया ना, तो एक वक्त तक तो लोग समझते थे शायद मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, लेकिन जब इंसानियत को महसूस करने वालों ने इसको देखना शुरू किया तो उन्होंने कहा ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करती ये चीज़ें। तो इसकी आहिस्ता आहिस्ता इसका इमेज टूटना शुरू हो गया, उन हल्कों में भी जहाँ थोड़ा बहुत बना रह गया था। तो अब पूरी दुनिया इसके ख़िलाफ़ हो चुकी है। नेतन्याहू अदिल भाई माइनस हो चुका है दुनिया की सियासत से, और अब ये जब भी कभी कोई काम करेगा ना, बिल्कुल नए सिरे से इसको शुरू करना पड़ेगा। और अब ये जो आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि ये फंस सकता है, ये बिल्कुल जंगी जराइम में फंस सकता है। इसकी चीज़ें जब खुलना शुरू होंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरनेशनल ऐसे हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपने पानी के वो कुएँ तक सीमेंट डालकर बंद कर दिए ग़ज़ा के अंदर, जहाँ से वो पानी पी सकते थे आखिर में। तो प्यासा मारा, इंसानियत के खिलाफ जुल्म हो गया ना, इंसानियत के खिलाफ जुल्म हुआ। आपने खुराक नहीं आने दी, आपने दवा नहीं आने दी, आपने डॉक्टर्स को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये इम्कान पैदा हो रहा था कि कुछ गज़ा के जो मजलूम हैं, ज़ख्मी हैं, उनको किसी तरह से ट्रीटमेंट मिल रहा था और वो उनकी ज़िंदगी बचाई जा सकती थी। तो उन्होंने कहा कि पहले डॉक्टर्स का सफाया करो, सहाफ़ियों का सफाया करो, ताकि इंटरनेशनल सहाफ़ियों को पहली बार इस कदर बड़ी तादाद में वहाँ पे मारा गया, ताकि पूरी दुनिया में सच्चाई को रिपोर्ट ही ना किया जा सके। तो इसके जंगी जराइम की तो एक तवील फहरिस्त है। जब ये खुलना शुरू होगी तो फिर अगेन वो, मैं ये कहूँगा कि ये करप्शन की परतों की तरह खुलती रहेगी और दुनिया एक बिल्कुल नई चीज़ की तरफ देखेगी। और जब इसके अंदर झांकना शुरू करेगी तो उसको इस घिनौने किरदार से और ज़्यादा वाकिफ़ होगी और दुनिया इसको यकसर मुस्तरद कर देगी, जो कि ये पहले भी अब सियासी तौर पे भी माइनस हो चुका है, अस्करी तौर पे भी माइनस हो चुका है। तो अब इसको दुनिया एक थोड़ा बहुत जो एक लेती थी लीडर के तौर पे, वो भी माइनस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।